हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय एकता मैम। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक्स, जिसमें टिश्यूज जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और इन दिनों जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्लास में हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में मेनली जाना था और जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन था एटम्स का उसको जाना था। साथ ही साथ हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद आगे जो चैप्टर में पहुंचे उनको इंक्लूड करते हुए टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जब पढ़ा किसी भी पार्टिकल के लिए, तो उसके बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एटम्स के बारे में, कि चैप्टर जो है हमारा स्पेसिफिक है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में कि एटम्स जो है ये होते क्या है। ओके, देखिए एटम्स जो होते हैं किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, जो कि फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। एटम्स जो होते हैं फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं और इनको मिलकर स्टेबल कंडीशन में आने के लिए क्या बनाना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स को बनाना पड़ता है। इन्हीं के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जाने कि जब हम कह रहे हैं किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसको कि और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यही हम अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए एटम जो होते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम इनकी साइज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे किसी मकान को जब हम बनाते हैं, कोई दीवार बन रही है तो उसकी स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, ईंट होगी। उसी तरह कोई भी पदार्थ जो भी पृथ्वी पर उपस्थित है उसको बनने के लिए जो सूक्ष्मतम चीज चाहिए, है ना, जो बेसिक चीज चाहिए वो क्या होगी, एटम होगी। अब इनकी साइज की बात करें तो एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। अब कल्पना क्यों नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल क्यों है, तो देखिए इसकी कल्पना करने के लिए आपको मैं एक अंदाजा देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज लगाइएगा कि एटम का साइज कितना छोटा होता है। कि जब हम मिलियंस, ओके, मिलियन समझ रहे हो, कि जब हम मिलियंस ऑफ एटम्स को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, ठीक है, तो कहीं जाकर एक शीट ऑफ पेपर जितनी मोटाई उनकी हो पाती है। एक हमारा जो पेपर आता है कॉपी वाला, उस पेपर जितना मोटा साइज बनाने के लिए हमको मिलियंस ऑफ एटम्स को एक के ऊपर एक रखना होगा, तब जाकर वो एक पेपर शीट जितनी मोटाई को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम जो है उसका साइज बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जाने कि एटम्स जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हमने पढ़ी, उन्होंने सबसे पहले सिंबल्स के रूप में, ठीक है, सिंबल के रूप में किसी भी एटम को डिनोट करने के लिए बताया। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जो पदार्थ थे उनके लिए, जैसे ये देखिए, ये बना दिया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। किसने, डाल्टन ने। ये हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आगे बात करें तो अगर कार्बन को डिनोट करना है तो इसको यहाँ ब्लैक कलर कर दिया, ये बन गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन। और इस तरह सिंबल्स के फॉर्म में डाल्टन ने ये बताया कि अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए सिल्वर है, चांदी, तो ये इन्होंने इस तरीके से डिनोट कर दिया। ठीक है, लेड है तो ये रहा लेड। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग पदार्थों को सिंबल्स की फॉर्म में बताया। अब ये जो था ये मेथड ज्यादा दिन चला नहीं, इसको ज्यादा पूछा नहीं गया और एक नया मेथड निकल के आया जिसका क्वेश्चन भी आपसे अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ थे ना जितने भी, इनके जो नाम थे, ठीक है, सिंबल्स की जगह इन्होंने क्या कहा कि इनके जो नाम है ना ये सिंबल्स के रूप में नहीं लिखने हैं, अपने को इनका जो नाम है उसको रिप्रेजेंट करना है एक या दो लेटर्स से।
और ये मेथड देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, तो इनका नाम था बर्जीलियस। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी एटम को जो नाम है उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है ये सबसे पहले किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया। अब जो नाम रखने का तरीका है वो भी बड़ा यूनिक था। देखो सबसे पहले तो क्या किया गया कि जो पहला लेटर था, 3-4 तरीके से नाम रखे गए अलग अलग एलिमेंट्स के, तो जो नाम था वो उनके नाम के पहले लेटर के अकॉर्डिंग रख दिया गया। जैसे ऑक्सीजन था तो उसका नाम ओ रख दिया, नाइट्रोजन था तो उसका नाम एन रख दिया, ठीक है, कार्बन था तो उसका नाम सी रख दिया। पहली बात तो ये। दूसरा तरीका क्या किया गया कि कुछ एलिमेंट्स के नाम इस तरीके से रखे गए कि जिस जगह पर वो मिले थे उसके अकॉर्डिंग रखे गए। जैसे कि कॉपर जो है, देखो बच्चों, इसको सी यू से लिखते हैं, और साइप्रस, ठीक है, तो साइप्रस के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है रखा गया सी यू से। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई। एक प्रॉब्लम क्या आई कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके नाम एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो देखो कॉपर सी यू हो गया, ठीक, कोबाल्ट, कैल्शियम, क्लोरीन, कैडमियम, अब क्या करें, और भी बहुत सारे हैं, है ना। नाइट्रोजन में भी जैसे सोडियम हो गया, Na से लिखते हैं उसको। तो अब क्या किया जाए, सभी सी से स्टार्ट हो रहे। तो इन्होंने क्या बताया कि इनके नाम तो कैपिटल लेटर में एक जो शुरू में है वो तो ठीक है, फिर इनको जिस तरीके से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक जो नाम दूसरा जो लेटर होगा वो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। आपने देखो कभी भी अगर दो लेटर्स का नाम होगा ना, सोडियम है तो आप Na से ही इसको डिनोट करोगे, Cl है तो C कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा, इस तरह लिखा गया। कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट CO आ रहा है तो CO हो गया। कैल्शियम के लिए कैल्शियम Ca हो गया। क्लोरीन है ना, तो क्लो Cl, L बोलने में ज्यादा आ रहा है इसके साथ, क्लोरीन तो Cl हो गया। कैडमियम तो C और D इसका नाम हो गया, ठीक है। अब कुछ जो एलिमेंट्स थे, है ना, उनके नाम थोड़े अलग तरीके से रखे गए। और किससे रखे गए चलो, तो उनके नाम रखने के लिए क्या किया गया। अब ये जो नाम रखे गए बच्चों, तो IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग ये सारे नाम रखे गए। अब IUPAC पद्धति, इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। इंटरनेशनल, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। और जैसे सोना होता है ना, सोना, गोल्ड, इसको हम लिखते हैं AU। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में, है ना, औरम, है ना, लैटिन लैंग्वेज में औरम जो होता है वो येलोइश कलर के लिए होता है। सोना क्योंकि पीला होता है तो इसका नाम AU, औरम से AU रख दिया गया। अब जैसे सोडियम होता है, इसको आप SO नहीं लिखते, इसको आप लिखते हो Na, तो लैटिन लैंग्वेज में इसको नेट्रियम, ठीक है। पोटेशियम को आप क्या लिखते हो, K, दैट इज फॉर केलियम। तो इस तरीके से इनके नाम रखे गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2 लेटर्स वाला नाम है तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल अल्फाबेट वाला होगा। कुछ के नाम तो नाम के अकॉर्डिंग है ही, और कुछ के नाम जो स्पेसिफिक है लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ये आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो है तो वैसे इजी सा ही। आगे बढ़े, और इनके सिंबल्स हमने जान लिए। सिंबल्स के साथ अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास एज सच काम नहीं आता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। अब एटॉमिक मास है क्या, एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास। जैसे कि हम बात करते हैं
कि चलो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। इसका एटॉमिक मास होता है 12 और इसका होता है 16। 4 3 सा 12 और 4 4 सा 16, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन 3 और 4 के रेशो में अपने मास के अकॉर्डिंग मिलकर और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। अब एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है बच्चों, वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब एटॉमिक मास यूनिट की जगह काम में लिया जाता है U, दैट इज फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, अब हमको डिफाइन करना है कि ये AMU होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। ठीक है, तो AMU या एटॉमिक मास यूनिट जो है, इसको हम जब डिफाइन करें तो माना ये गया कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन जो होता है इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14। ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, हम बात कर रहे हैं इसकी। तो कार्बन का जो C12 आइसोटोप है, इसके एक एटम के वजन का 1/12वां भाग जो है उसको क्या लिया गया, बेस लिया गया। जैसे कि हम वजन को नापते हैं किसमें, ग्राम में। बेसिक यूनिट टू मेजर लेंथ इज मीटर, है ना, टाइम के लिए सेकंड हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह एटम के मास के लिए AMU या एटॉमिक मास यूनिट लिया गया। पहले लिया गया ऑक्सीजन को, लेकिन फिर सभी ने ये डिसाइड किया, सभी साइंटिस्ट ने, कि कार्बन 12 जो है इसको बेस लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाएगा। अब ये है क्या, तो देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ, ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास विच इज मास इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू 1/12 of the mass of C12 atom। ठीक है, तो इसके मास के 1/12 के इक्वल होता ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम। अब इसके अकॉर्डिंग इसको एक बेस मान लिया, इसके वजन का 1/12वां भाग जो है वो स्पेसिफिक यूनिट जो किसी भी एटम के मास को डिफाइन करेगी। अब आपको क्या करना है, डेफिनेशन तो हमारे काम की है नहीं, हमारे काम की जो चीज है वो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जानना। जैसे हाइड्रोजन के लिए होता है 1, कार्बन के लिए होता है 12, ऑक्सीजन के लिए होता है 16, नाइट्रोजन के लिए होता है 14, कैल्शियम के लिए होता है कितना होता है 40। ठीक है, उसके अलावा सोडियम के लिए होता है 23, क्लोरीन के लिए होता है 35.5 और भी काफी सारे हैं। तो जैसे जैसे हमारे कोर्स में आते जाएंगे उनको हम पढ़ते जाएंगे, इनके बारे में जानते जाएंगे। सोडियम का हमने लिख लिया, हाँ 23 होता ही है, ठीक है। और सल्फर के लिए 32 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो इसका 24 होता है। अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, जब कंपाउंड्स के एटॉमिक मास निकालोगे तब ये चीज आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गए एटम के बारे में बात। ठीक है, अब ये एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो देखो बच्चों, एटम जो होता है ना ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, एटम जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हम लिख सकते हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इनको क्या करना पड़ेगा कि इनको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कराने के लिए हमको कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो होता ये है कि ये जो एटम्स होते हैं ये मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनकी अपनी एक पहचान होती है और ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स आर दोज पार्टिकल्स विच कैन
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये बनेंगे किससे? एटम से, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, दे मेक अ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली एंड, साथ ही साथ एंड एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और जिस भी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं उसकी सभी गुण इस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी जो संरचना होती है ये भी अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मोनो एटॉमिक क्या होगा? जैसे आर्गन है, नियॉन है, ये फ्री स्टेट में अकेले रह सकते हैं। डाई एटॉमिक क्या होगा? क्लोरीन, Cl2O2, है ना, N2, ये क्या है? डाई एटॉमिक, दो मिलकर बनाते हैं। इस तरीके से हम इनकी संरचना। ट्राई एटॉमिक होगा जैसे ओजोन, O3। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अलग अलग एटम्स के साथ मिलकर, है ना, तो अलग अलग एटम्स के साथ जुड़कर और क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? या तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूल्स, और या फिर क्या करेंगे? कंपाउंड्स के अंदर इनका वेट के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग वेटेज रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे देखो कि कुछ मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। कंपाउंड्स जैसे हम वाटर की बात करते हैं, H2 और O। अब नंबर के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशियो क्या होगा? 2:1, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। लेकिन अगर इनके मास के अकॉर्डिंग हम बात करें, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2, क्योंकि वहां 1 था। कितने मॉलिक्यूल्स? एटम्स है 2, तो 1 2 = 2। और ऑक्सीजन का कितना किया था हमने? 16, 2 1 = 2। और ये तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मास हो जाएगा 1:8। ओके, अब और बात करें, जैसे अमोनिया की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मास, एटॉमिक मास चलते हैं। नाइट्रोजन के लिए 14 और हाइड्रोजन का 3 हो गया। और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हम बात कर सकते हैं। अमोनिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कार्बन के लिए आप कितना लिखोगे? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 16 2 = 32। कौन से टेबल से? 4 की टेबल से काट लें। 4 3 = 12 और 4 8 = 32। ये हो गए अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स की हमने बात कर ली, इनकी रेशियो हमने निकाल ली। तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में हमने पढ़ लिया, एक तो एटम्स के बारे में और दूसरा हमने पढ़ लिया किस बारे में? हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूल्स के बारे में। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे, साथ ही साथ इनके जो रेशियो फाइंड आउट करनी है इनकी मास के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास को आप जान पाएंगे अच्छी तरह। और अगली क्लास में हम जो है आयंस के बारे में और इन आयंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से एटॉमिक फॉर्मूले बनाए जाते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर करना, लाइक और कमेंट तो आपको करना है ही। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।